दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं किशोर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आज हम लोग एक और लाइफ चेंजिंग बुक का रिव्यू करेंगे। उसका जितने भी नोट्स है, जितना भी समरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों उसका नाम है 13 हैबिट ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर। इसमें 13 आदत बताया गया है जो सेल्फ मेड मिलियनर यानी कि सेल्फ मेड, खुद से आत्मनिर्भर करोड़पति हैं, उनका 13 हैबिट इसमें शेयर किया गया है। तो सबसे पहले इस किताब को मैंने अच्छे तरीके से रीड किया। रीड करने के बाद मैंने नोट्स बनाया। नोट्स बनाने के बाद ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इतने मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में मैं आपका इस किताब का ई बुक यानी कि इस किताब को मतलब के पढ़ने के बाद जो भी मैंने नोट्स बनाया है, जिसकी मदद से ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, वो नोट आपको मैं दे सकता हूँ। तो लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप इसका नोट्स ले सकते हैं। और जो मेरा किताब है लाइफ 0 to 100, इसका ई बुक भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट तक बन रही है। लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा हैबिट के बारे में, आदत के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है, तो पेशेंस के साथ बैठिए और अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए और देखिए कि कौन सा आदत आपके अंदर है और कौन सा आदत आपके अंदर नहीं है। जो आदत आपके अंदर है उसके लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद, थैंक यू। और जो नहीं है उसको आपको डेवलप करना है, इसलिए पेन और पेपर डायरी लेकर ही बैठिए। तो दोस्तों थोड़ा सा हैबिट के बारे में बात कर लेते हैं कि हैबिट होता क्या है और हैबिट का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में क्या होता है। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, सफल लोगों से या अपने घर के बड़े व्यक्ति से, कि सफल आदतें बनाओ, अच्छी आदतें बनाओ। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा आप आदत बनाएंगे वैसा आपका जीवन अपने आप बन जाएगा। अगर आपके अंदर सफल आदतें हैं तो आप भविष्य में, फ्यूचर में 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद सफल व्यक्ति बनेंगे। अगर आपके पास असफल आदतें हैं आपके अंदर, जैसे अल्कोहल पीना, दारू पीना, सिगरेट पीना, टाइम पास करना, समय को बर्बाद करना, कुछ नया ना सीखना, तो ये सब आपको बर्बाद कर देगी। यानी कि आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आपके वर्तमान की आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेगी। जैसा आदत रहेगा वैसा ही आप बनेंगे। इसलिए अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो 13 हैबिट जो सभी सेल्फ मेड मिलियनर के अंदर होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नंबर 1 हैबिट इसमें शेयर करते हैं ऑथर, विजन और लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों मेरे सामने लैपटॉप है और लैपटॉप में मेरा नोट्स है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस नोट्स को मैं देखकर आपसे बात करूंगा, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय नंबर 1 है विजन और लक्ष्य का निर्धारण। इस अध्याय में ऑथर यह शेयर करते हैं कि जितने भी सेल्फ मेड मिलियनर हैं, जितने भी वैसे लोग हैं जो खुद से सफल हुए हैं, वैसा नहीं था कि उनके फैमिली में बहुत ज्यादा वेल्थ था उसकी वजह से वो सफल हुए। तो उनके अंदर एक चीज, एक क्वालिटी कॉमन थी, वो थी उनका लक्ष्य। सभी के पास एक मजबूत लक्ष्य था, मजबूत विजन था। उनको भविष्य में बनना क्या है, उनको प्राप्त क्या करना है, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इसकी क्लैरिटी, स्पष्टता सभी के पास थी। मुझे भविष्य में एक्टर बनना है, मुझे भविष्य में बिजनेसमैन बनना है, मुझे इस फील्ड में बिजनेस करना है, मुझे एथलीट बनना है। ये क्लैरिटी थी सभी सेल्फ मेड मिलियनर के अंदर। तो अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो अपने लाइफ का रोड मैप क्लियर कीजिए। आपको बनना क्या है उसे लिखिए, आपको प्राप्त क्या करना है उसको लिखिए। अपना लक्ष्य आज ही बनाइए। एक पेपर लीजिए, उस पर अपने लक्ष्य को लिख दीजिए। 1 साल का लक्ष्य, 5 साल का लक्ष्य और अपने पूरे जीवन का लक्ष्य लिख दीजिए। आज ही यह काम होना चाहिए। विजन के बारे में बात करते हैं, लक्ष्य के बारे में। यहाँ पर मार्क जकरबर्ग का उदाहरण दिया गया है। वे हर साल एक व्यक्तिगत चुनौती लेते हैं जिसमें वो हर साल, इस साल मतलब क्या प्राप्त करेंगे, अपना गोल लिखते हैं। ओपरा विनफ्रे वे विजन बोर्ड बनाती हैं। विजन बोर्ड क्या होता है कि आप एक बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड पर आपका जो भी लक्ष्य है उसका फोटो आप चिपकाते हैं और उसको सामने रखते हैं ताकि आपको वो बार बार देखें। रिचर्ड ब्रैंसन का उपयोग किया गया है कि वो भी गोल सेटिंग विजन बोर्ड बनाते हैं। लक्ष्य लिखने की ताकत
नेपोलियन हिल उन्होंने 25 साल की उम्र में अपना लक्ष्य लिखा और उसे हासिल किया। यानी कि जब आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं, उसे हासिल करने की, प्राप्त करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिम कैरी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था। जब उनके पास पैसे नहीं थे तब यह चेक उन्होंने खुद के नाम से लिखा था और कुछ समय के बाद उतना उन्होंने पैसा कमा भी लिया। ये होती है गोल लिखने की पावर। और एक और आपको मैं शेयर करता हूँ। जब ये किताब मैं लिख रहा था तो मैंने नोट्स बनाया था कि इस किताब को मैं इतने टाइम के अंदर में पूरा कर लूंगा, 1 साल जैसे मान लीजिए। और मैंने सभी लोगों के साथ इसके बारे में बात की कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ। और इसी कारण मैंने टाइम से पहले ही इस किताब को कंप्लीट कर लिया। तो ये पावर होती है किसी भी लक्ष्य को लिखने की। तो जो भी आप भविष्य में बनना चाहते हैं, चाहे वो एक्टर हो, एथलीट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो स्पष्ट तरीके से उसको लिखिए। वो आपके सामने होने चाहिए ताकि वो आपके दिमाग में रहे। तो पहला क्वालिटी है गोल सेटिंग। सफलता के 7 मंत्र चैप्टर नंबर 1 में है, अपने कल को आज से बेहतर बनाने की कोशिश करो। जितना आपको मिलता है उससे ज्यादा समाज को देने की कोशिश करें। दूसरों के अनुभव से सीखें। दिखावे से ज्यादा अपने काम की गहराई पर ध्यान दें। सफलता की चमक से ज्यादा कृतज्ञता को महत्व दें। सफर का आनंद लें। आराम से ऊपर उठकर अनुशासन और निरंतरता को रखें। यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और काम करना शुरू करें। अब यहाँ पर लिखा गया है, लक्ष्य आप कैसे निर्धारित करेंगे। इसमें 7 स्टेप शेयर किया गया है। स्टेप नंबर 1, अपना विजन स्पष्ट करें। यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं स्पष्ट कर लीजिए। नकारात्मक विचारों और डर को छोड़ दें। और जब आप गोल लिखेंगे तो आपके माइंड में बहुत तरह के नकारात्मक विचार आएंगे। क्या मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, कई तरह के, मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लिखने के क्या फायदे हैं, कई तरह के विचार आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको लिखना है। स्टेप नंबर 3, अपने वित्त यानी कि फाइनेंशियल गोल को भी लिखिए। यानी कि आप महीने के कितने पैसे कमाना चाहते हैं। स्टेप 4, समय बर्बाद करने वाली चीजों को हटाएं। वैसे चीजें जो आपके समय को बर्बाद कर रही है उसको बंद कीजिए, हटाइए। यानी कि आपने गोल बनाया है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, तो सबसे ज्यादा समय आपको उस एग्जाम की तैयारी में लगनी चाहिए। और जो जो चीजें आपको मतलब कि डिस्टर्ब कर रही है एग्जाम की तैयारी करते समय, उसको बंद कर दीजिए। जैसे सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, दोस्त के साथ घूमना हो गया, इन सभी चीजों को बंद कर दीजिए। नंबर 5 स्टेप, रणनीति लक्ष्य बनाएं और उन्हें छोटे छोटे हिस्से में बांटें। जो भी आपका बड़ा लक्ष्य है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा लक्ष्य है एक किताब लिखना है, तो मैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में कैसे तोड़ूंगा। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से लिखूंगा कि मुझे हर रोज लगभग आधा घंटा किताब के लिए देना है। यानी कि आधा घंटा बैठकर किताब लिखना है। ये हो गया छोटा लक्ष्य। बड़ा लक्ष्य ये हो गया कि मुझे 10 दिन के अंदर एक चैप्टर तैयार करना है। उससे भी बड़ा लक्ष्य क्या हो गया कि मुझे 1 महीना के अंदर 4 से 5 चैप्टर इस किताब का तैयार करना है। तो इस प्रकार से अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़िए। स्टेप नंबर 6, आय के कई सारे स्रोत बनाइए। स्टेप नंबर 7, अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करते रहिए। अब अध्याय 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, इस किताब का अध्याय नंबर 2। और दोस्तों ये समरी थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा। इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट ना छूटे। इस वीडियो को देखने के बाद ये किताब कंप्लीट हो जाए। अंतर्ज्ञान, समझदारी भरी फुसफुसाहट, चैप्टर नंबर 2 है। अंतर्ज्ञान यानी कि इसको समझा दे रहा हूँ, छोटे से वर्ड में समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसका स्पष्टता आपके पास नहीं होती कि ये सफल होगा या नहीं होगा, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती है मुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए। अंदर से एक लगता है कि कोई कह रहा है कि ये कर दो, कर दो। तो उसी को कहते हैं अंतर्ज्ञान, इनर वॉइस या गट फीलिंग। स्टीव जॉब का एक कोट है, आपको किसी ना किसी चीज पर भरोसा करना ही होगा। अपनी हिम्मत, भाग्य, जीवन, कर्म, कुछ भी। अंतर्ज्ञान क्या है? एक पहली, अंतर्ज्ञान जरूरी भी है और अविश्वसनीय भी। जहाँ कुछ एक्सपर्ट इसे नजरअंदाज करने को कहते हैं क्योंकि यह पक्षपाती हो सकता है, वहीं सफल लोग इसे अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं।
बिजनेस में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी गट फीलिंग के बेस पर ही लिए जाते हैं, क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं होगी कि आप इस कंपनी में 1 करोड़ लगाएंगे तो ये कंपनी आपको 10%, 20%, 10 गुना 20 गुना रिटर्न देगी ही देगी। लेकिन एक गट फीलिंग के बेस पर सभी बिलियनर, सभी सफल लोग, सभी आत्मनिर्भर लोग हैं, गट फीलिंग के बेस पर कोई भी डिसीजन लेते हैं। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो चांस ये नहीं है कि आप उसमें 100% सफल ही होंगे, लेकिन गट फीलिंग के बेस पर सफल लोग डिसीजन लेते हैं। स्टीव जॉब्स ने भारत में बौद्धिक धर्म का अध्ययन करते समय सीखा था कि अनुभवात्मक ज्ञान किताबी ज्ञान या तर्क से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। वे मानते थे कि ग्राहकों से यह पूछने के बजाय कि वे क्या चाहते हैं, हमें अपनी अंतरात्मा से समझना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। और यही बात को हेनरी फोर्ड भी अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं फोर्ड बनाने से पहले अगर लोगों से जाकर पूछता कि आपको क्या चाहिए, तो लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो तेजी से दौड़ता हो। वे यह नहीं कहते कि मुझे तेजी से दौड़ने वाला कार चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में ही नहीं था। अंतर्ज्ञान कैसे विकसित होता है, नेक्स्ट टॉपिक है। पैटर्न पहचानना। जैसे जैसे हम बड़े और अनुभवी होते हैं, हमारा दिमाग अलग अलग परिस्थितियों के पैटर्न को पहचानने लगता है। उदाहरण, एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि कौन सी बीमारी खतरनाक है, लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखते ही भाप लेता है कि समस्या क्या है। ये होती है अंदर की आवाज। एक लाइन में अगर इसको समझाने की कोशिश की जाए, बहुत सारे ऐसे लाइफ में आपको समय आएगा कि आपका अंदर की आवाज, आपकी इच्छा कुछ कहेगी मुझे ये करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे पैसा यहाँ पर लगाना चाहिए, मुझे ये सीखना चाहिए। लेकिन आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त आपको रोकने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको अपने दोस्त की नहीं सुननी है, आपको अपनी अंदर की आवाज, अपनी अंदर की इच्छा, अपनी गट फीलिंग की आवाज को सुननी है और उसके अनुसार डिसीजन लेना है, उसी काम को करना है। आपको सोसाइटी, दोस्त, परिवार, फैमिली की नहीं सुनना है, आपको अंदर की आवाज को सुनना है। और जितने भी सफल लोग हैं वो खुद की सुनते हैं और किसी की नहीं। कोई कह देगा मुझसे ये तुम नहीं कर पाओगे, फिर भी वो बोलते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो अंदर की आवाज पर फोकस करते हैं। और आपको भी यही करना है। यही एक लाइन में इसका मैसेज है। अंतर्ज्ञान को तेज करने के 5 स्टेप। यहाँ पर 5 स्टेप हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। दिमाग को शांत करें। रोजाना 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करें। इससे आपके बाहर के शोर बंद हो जाएगा और अंदर की आवाज जगना शुरू हो जाएगी। अपने शरीर की सुने, अपनी मन की सुने, अपनी आत्मा की सुने और उसी के अनुसार डिसीजन। अपनी पहली प्रतिक्रिया पर भरोसा करें। किसी विषय पर तर्क वितर्क करने से पहले जो पहली फीलिंग आती है उसे नोट करें। जर्नल लिखें। जब आपका अंतर्ज्ञान सही साबित हो तो उसे लिखें। अभ्यास करें। छोटे छोटे फैसले में अपने अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल शुरू करें और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए अभ्यास करना शुरू कीजिए। दोस्तों, अध्याय नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके पास शुरू में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि इसका जो नोट्स है, जहाँ से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, उस नोट्स को लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं विस्तार से। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे पढ़ने के बाद हिंदी में नोट्स बनाया है, उसे ले सकते हैं, ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। उसमें से कुछ पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट मुझे अभी वीडियो के लिए नहीं लग रहा है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अध्याय नंबर 3 है सीखने का सफर, यानी कि कंटिन्यू लर्निंग, लगातार सीखते रहना। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई एथलीट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो फिलोसोफर हो, चाहे डीप थिंकर हो, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, सफलता शब्द सुनते ही आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति का इमेज बनता हो, किसी भी व्यक्ति का, जाकर उसके लाइफ में घुसने की कोशिश कीजिए। जाइए उसके लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए, आपको वहां पर एक चीज कॉमन मिलेगा, सभी लोग लगातार सीखते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जिस ज्ञान से, जिस नॉलेज से, जिस एक्सपीरियंस से
आज वो यहाँ पर हैं, उसी ज्ञान, उसी नॉलेज, उसी एक्सपीरियंस, उसी विजडम से वो वहां पर नहीं जा पाएंगे जहां पर उनको जाना चाहिए, जहां पर वो जाना चाहते हैं। यानी कि जिस नॉलेज के बेस पर आप 1 क्लास को टॉप किए थे, उसी ज्ञान के बेस पर आप 10 क्लास को टॉप नहीं कर पाएंगे। जिस ज्ञान, जिस नॉलेज और जिस स्किल के बेस पर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसी ज्ञान, उसी नॉलेज, उसी स्किल के बेस पर आप महीने का करोड़ों नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा अपना माइंड सेट, अपना स्किल, अपना विजडम, उसके अनुसार अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी सफल हुए वो सभी लगातार सीखते रहते हैं। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बायोग्राफी पढ़ना। आप जब बायोग्राफी पढ़ते हैं तो बायोग्राफी से बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर आप रीडिंग हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो मेरा भी किताब लाइफ हीर 200 पढ़ सकते हैं। ये किताब बहुत ही आसान है, जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में इसका ई बुक भी आप ले सकते हैं। तो जितने भी सफल लोग हैं, सेल्फ मेड मिलियनर हैं, वो सभी लोग लगातार सीखते रहते हैं। निरंतर सीखने के फायदे, यहाँ पर कुछ फायदे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रासंगिक बने रहना। आज की तेजी से बदलती तकनीक और दुनिया में पीछे ना छूटने के लिए खुद को अपडेट रखना। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए लगभग आपको हर रोज 30 मिनट जरूर पढ़ना चाहिए। अनपेक्षित के लिए तैयारी। अगर अचानक करियर में कोई बड़ा बदलाव आ जाए, कुछ अपडेट आ जाए और आपको नहीं आता है, तो आपको वहां से रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप जॉब करते हैं और वहां पर सभी लोग AI टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, और अगर आपको AI टूल्स का उपयोग नहीं करने आता है, तो आपको वहां से हटाया जा सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है। इसलिए हमेशा सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखने की कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। सुधा मूर्ति का यहाँ पर उदाहरण देकर शेयर किए हैं इस किताब में। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी दादी ने 65 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीखा। सुधा मूर्ति की जो दादी थी वो 65 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीखी। इसलिए पढ़ने लिखने की और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी एज में किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और किताबें पढ़नी शुरू करने के बाद से आप ये मत सोचिएगा कि केवल स्कूल और कॉलेज की किताबें। स्कूल और कॉलेज की किताबें जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप बाहर दुनिया का किताबें पढ़िए, जैसे साइकोलॉजी, माइंड सेट, माइंड, ह्यूमन नेचर, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सेल्फ हेल्प किताबें, स्किल से संबंधित किताबें। और एक किताब के अंदर सभी का नॉलेज चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 है चुनौतियों पर विजय। यानी किस प्रकार से आप चुनौती लेंगे और किस प्रकार से आप उसमें सफल भी होंगे। डर, नियम, DARE रूल। लेखक ने चुनौतियों से लड़ने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, DARE। डी मतलब डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन, कठिन समय में खुद को भटकने ना देना और अपने काम पर टिके रहना। ए मतलब एटीट्यूड, नजरिया, समस्या को समस्या नहीं बल्कि सीखने का एक मौका देखें, नजरिया बदलें। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। ये उसकी गलती है, उसके गलती से मैं असफल हो गया, सरकार की गलती है इसलिए मेरी जिंदगी में ये है, सरकार की गलती है इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। किसी को भी दोष देना बंद करिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को दोष देते हैं तो आपका पूरा फोकस उस पर चला जाता है और आप उसको बदलने पर फोकस देने लगते हैं। और आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकते हैं, आप केवल अपने आप को बदल सकते हैं। तो दूसरे को दोष देना बंद कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, अपने जीवन का 100% जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा और 100% जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़िए। ई मतलब एंथुसियाज्म, मतलब उत्साह, चुनौतियों के बावजूद अपने काम के प्रति जोश बनाए रखना। यहाँ पर एलन मस्क का उदाहरण दिया गया है। इस अध्याय में स्पेस एक्स की कहानी बताई गई है, कैसे शुरुआत में तीनों रॉकेट फेल हो गए और एलन मस्क दिवालिया होने के कगार पर थे। जब एलन मस्क स्पेस एक्स की शुरुआत किए तो पहला रॉकेट उन्होंने जब लॉन्च किया तो वो फट गया, असफल हो गया। दूसरा रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो वो भी असफल हुआ। तीसरा का भी लॉन्च हुआ, वो भी असफल हुआ।
उसके बाद इनके पास पैसा नहीं बचा था। किसी भी प्रकार से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके चौथा रॉकेट लॉन्च किए और ये सफल हो गए। इतने लेवल पर बिलियनर लोग रिस्क लेते हैं। अगर चौथा रॉकेट असफल हो गया होता तो आज शायद इलोन मस्क बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी उस बंदे ने रिस्क लिया। तो आपको रिस्क लेना सीखना चाहिए, हार नहीं मानना है। चुनौतियों से पार पाने के 7 कदम यहाँ पर दिए गए हैं। स्वीकार करें, समस्याओं को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सामने से एक्सेप्ट करना है। नजरिया बदलें, समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। कोई भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम आती है, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्रॉब्लम पर ध्यान मत दीजिए, बैठ कर रोइए मत, खड़े हो जाइए और सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि इस पर फोकस करने से, प्रॉब्लम पर फोकस करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। इसीलिए समाधान यानी कि सोल्यूशन कैसे आप सॉल्व करेंगे उस पर फोकस कीजिए। पुरानी मर्यादाओं को छोड़ें, उन डर और संकोच को निकाल दें जो आपको रोक रहे हैं। पुराने डर, जैसे अगर आपने स्कूल में अच्छा नहीं किया है, स्कूल में आप सफल नहीं हो पाए, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो ये मत सोचिए कि स्कूल में मैं अच्छा नंबर नहीं ला पाया, अच्छी डिग्री नहीं ला पाया, असफल हुआ, मैं लाइफ में भी असफल होऊंगा। पुराने सबको छोड़ दीजिए और करेंट टाइम में जीना शुरू कीजिए। खुद को फिर से बनाएं, अपने ज्ञान और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नॉलेज पर ध्यान दीजिए, लगातार सीखते रहिए। उसके साथ माइंड पर तो ध्यान दे ही रहे हैं क्योंकि आप लगातार सीख रहे हैं। उसके साथ साथ बॉडी पर भी ध्यान दीजिए। बॉडी पर आप कैसे ध्यान देंगे? एक्सरसाइज कीजिए, स्वास्थ्य हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आराम और फोकस, तनाव के बीच खुद को शांत रखना सीखें। इसके लिए मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर रोज कम से कम आपको 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। और आप कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक बुक तैयार किया हुआ है, ई बुक तैयार किया है। उसको भी आप लेकर शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे आपको मेडिटेशन करना है। वो किताब आपको 30 दिन तक गाइड करेगी कैसे आप मेडिटेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो नंबर दिख रहा है या लास्ट में आपको जो नंबर मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, वहां पर मैसेज कीजिए और मेडिटेशन वाला वो ई बुक भी आप ले सकते हैं। अनुकूल बने, बदलती स्थितियों के हिसाब से खुद को ढालें। यानी कि हर समय बदल रहा है। आज के समय में अगर आपको एआई टूल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, अगर ये सब चीजें चलाने नहीं आती है, मोबाइल चलाने नहीं आती है, तो आप पिछड़ रहे हैं। यानी कि फ्यूचर में जो भी नया टूल्स आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा।
रिस्क ले लो। जैसे अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस होगा तो मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है 1,000, 2,000, 4,000, 5,000। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो मान लीजिए प्रॉफिट आएगा आपको 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। वहां पर रिस्क बहुत कम है, रिवार्ड बहुत ज्यादा है। तो रिवार्ड पर फोकस कीजिए और रिस्क ले लीजिए। आपका 1,000, 2,000 जाएगा तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। जैसे अगर आप इस किताब को खरीदेंगे तो इस किताब अमेजोन पर शायद अभी के समय में 350 का, 300 का लगभग आपको 300 का मिल जाएगा। खरीदने में आपको 300 लगा। अब अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी लाइफ में काम आएगा। अगर नहीं भी पढ़ पाएंगे पूरी तरह से तो आधा भी पढ़ेंगे तो भी आपका फायदा ही होगा। यानी कि किताब आप रखते हैं तो आपका फायदा ही होता है, लॉस कभी नहीं होता अगर आप उसको पूरा पढ़ें या ना भी पढ़ें। तो इस प्रकार से कैलकुलेटर रिस्क लेना है। रतन टाटा का कुछ उदाहरण दिया गया है। रतन टाटा, उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को उस समय खरीदा जब वो घाटे में थी, लॉस में थी। बहुत से लोगों ने इसे गलत फैसला और बड़ा जोखिम बताया, लेकिन रतन टाटा ने अपने विजन और मेहनत से उसे एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया। जोखिम की मानसिकता। सफल लोग जोखिम को हारने के नजरिए से नहीं बल्कि सीखने या जीतने के नजरिए से देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है जोखिम लेने के झिझक को कैसे दूर करें। सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचिए, यानी कि अगर मैं फेल हो गया तो सबसे खराब क्या हो सकता है, उसकी कल्पना कर लीजिए। छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, छोटा छोटा रिस्क लीजिए। जानकारी जुटाएं, जो भी आप करने वाले हैं उसके बारे में लगातार सीखिए, जानकारी उठाइए। जब आपके पास जानकारी होता है उस फील्ड के बारे में जहां पर आप रिस्क लेने वाले हैं, तो रिस्क लेने से आप नहीं डरते हैं। यहाँ पर रिस्क लेने के 10 तरीके दिया गया है, जिसको मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। नंबर 1, खुद पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें। नंबर 2, उद्देश्य स्पष्ट रखें, आपको पता होना चाहिए कि आप यह रिस्क क्यों ले रहे हैं। नंबर 3, तैयारी और रिसर्च, बिना तैयारी के कहीं पर भी नहीं कूद जाना है। नंबर 4, अनुशासन का आकलन, संभावित नुकसान को पहले ही माप लें। नंबर 5, दूसरों से सीखें। नंबर 6, डर का सामना करें, डर को अपना मार्गदर्शक बनाएं, रुकावट नहीं। नंबर 7, मेंटर्स की सलाह लें, उस फील्ड में जितने भी सफल लोग हैं उनको देखें, उनसे सलाह लीजिए, उनसे सीखिए। नंबर 8, लचीले रहें, अगर योजना काम ना करे तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें, ये नहीं कि पागलों की तरह उसी पर लगना है। नंबर 9, सकारात्मक सोचें, जीत की उम्मीद रखें। नंबर 10, असफलता को गले लगाएं, अगर हार भी मिल जाए तो उसे लेकर रोते ना रहे जीवन भर, उससे सीखिए कि मैंने इससे क्या सीखा। सफलता से ज्यादा आपको असफलता सिखाती, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 6, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में अब बात होगी। जितने भी मिलियनर हुए वो सभी लोग क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कि कुछ अलग निर्माण करना, कुछ अलग तरीके से करना, पुराने तरीके को ही अलग तरीके से करना, कुछ इनोवेट करना, कुछ नया क्रिएट करना। जैसे एलोन मस्क ने स्पेसएक्स बनाया, तो इससे पहले रीयूजेबल रॉकेट यानी कि ऐसा रॉकेट जो ऊपर भी जाता हो स्पेस में और आकर लैंड भी करता हो, वैसा पहले नहीं था। तो इन्होंने क्रिएटिविटी किया, कुछ क्रिएटिव किया, कुछ अलग किया। पहले के समय में जोमेटो, स्विगी जैसा कुछ भी नहीं था, ओला उबर जैसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये सब क्रिएटिव आइडिया है, दिमाग का उपयोग किया गया। सभी लोग क्रिएटिव होते हैं और कैसे आप क्रिएटिव बन सकते हैं उसके बारे में बात होगा। और YouTube पर मैंने स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट जो बुक है, वो क्रिएटिविटी के ऊपर बुक है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तो जाकर उसको भी आप देख सकते हैं, क्रिएटिव कैसे बने उसके बारे में अच्छे तरीके से 10 स्टेप में मैंने समझाया है। तो चलिए बात करते हैं रचनात्मकता क्या है, यानी कि क्रिएटिविटी। समस्या का समाधान। रचनात्मक सोच का मतलब है किसी पुरानी समस्या को नए और बेहतर तरीके से हल करना। जो भी प्रॉब्लम है उसको नए तरीके से सॉल्व करना है, रचनात्मकता है। जैसे हम लोगों ने अभी एलोन मस्क का उदाहरण दिया। बदलाव को अपनाना। सफल लोग लकीर के फकीर नहीं होते, वे हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि किसी काम को और अधिक कुशलता से कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप क्रिएटिव थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सवाल पूछें, अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछें
क्यों, कैसे, क्या, कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें क्या जोड़ सकते हैं, इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले, नए किताबें पढ़ें, नए जगहों पर जाएं, नए जगहों पर घूमें, इससे आपका माइंड खुलता है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व कीजिए, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। लियोनार्डो दा विंची वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, उनके पास स्कूल और कॉलेज की डिग्रियां नहीं थी, फिर भी उनको आज हम जीनियस कहते थे, जीनियस कहते हैं। उसका कारण यह है कि वो हमेशा नेचर से सीखते थे, प्रकृति से सीखते थे। इसका कारण क्या था? उनका दिमाग खुला था, वो प्रकृति को ध्यान से देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, क्रिएटिव थिंकिंग का उपयोग करते थे, इसलिए आज उनको जीनियस भी कहा जाता था। अब आप अपने क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है, मैं जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगा। कल्पना करें, शांत बैठें और सोचें भविष्य में अपनी सफलता कैसी दिखेगी। विजुअलाइजेशन, विचारों को लिखें, जब भी कोई आइडिया आए तो उसे तुरंत लिख लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। प्रयोग करें, छोटे छोटे प्रयोग करने से ना डरें। माइंड मैपिंग, अपने विचारों को कागज पर नक्शे की तरह उकेरें, दूसरों के नजरिए से देखें, सोचें अगर आपकी जगह कोई सफल व्यक्ति होता तो वह इस समस्या को कैसे देखता। और दोस्तों नंबर 7, अध्याय नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 7 को आगे बढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 7 है आत्म अनुशासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सभी सफल लोगों के अंदर होता है सेल्फ डिसिप्लिन। केवल डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। डिसिप्लिन एक नौकर के अंदर भी, मैं बार बार बोलता हूँ, डिसिप्लिन एक नौकर के अंदर भी हो सकता है, नौकर के अंदर भी डेवलप किया जा सकता है डिसिप्लिन। कैसे? उसको डरा कर, धमका कर, अगर 6 बजे तू नहीं आया तो तुम्हारी मैं सैलरी काट दूंगा, सैलरी कम कर दूंगा। स्कूल में अगर आप 9 बजे तक स्कूल नहीं आए तो आपको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो डरा धमका कर भी आप किसी के अंदर डिसिप्लिन डाल सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन केवल राजा के अंदर होता है। जैसे किसी सुबह कहीं जग कर जाना है, जैसे मान लीजिए स्कूल जाता है या कोचिंग जाता है या नौकरी पर जाता है, तो उस टाइम पर जगेगा 6 बजे या 4 बजे या 5 बजे। लेकिन मान लीजिए देखिए उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, क्या वो संडे को भी उसी टाइम पर जगता है? अगर नहीं तो उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद से खुद को अनुशासित रखना। कोई आप जितने भी सेल्फ मेड मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, इनका कोई बॉस नहीं होता है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं होता है जो आकर इनको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये खुद से खुद को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की बात कही जा रही है कि जितने भी मिलियनर हैं इनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होता है। चलिए अब किताब के अंदर की बात करते हैं। ऊपर तो बात हो गया। स्वयं पर विजय, सफल लोगों की सबसे बड़ी शक्ति उनका खुद पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण होता है। टालम टोल के बारे में अभी करें। किसी भी काम को कल पर टालना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्राथमिकता तय करें, यानी कि किसी भी काम को कब करना है, कब करना है, कब शुरू करना है, कब तक खत्म करना है। अब यहाँ पर अनुशासन विकसित करने के 10 नियम दिया गया है, जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य। आपको पता होना चाहिए कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप होने लगता है। अगर आपको पता है कि आप सुबह जग कर दौड़ने जाएंगे तो आपको ये हो सकता है आपका हेल्थ सुधर सकता है। हेल्थ सुधारने के लिए आप कर रहे हैं तो आप करेंगे, इसलिए स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। नंबर 2, प्रलोभन को हटाएं। काम के समय मोबाइल या ध्यान भटकाने वाले चीजों को दूर रखें। नंबर 3, स्वास्थ्य दिनचर्या। समय पर उठना, व्यायाम करना आपके दिमाग को अनुशासित करता है। और दोस्तों एक गुड न्यूज है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैंने प्राणायाम के ऊपर, मैंने मेडिटेशन के ऊपर, मैंने सूर्य नमस्कार के ऊपर या दौड़ने के ऊपर मैंने 30 दिनों का एक अच्छे तरीके से ई बुक तैयार किया है। डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4 करके 30 दिनों का
इसमें से आपका पूरे तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन का प्रैक्टिस कर सकते हैं लगातार 30 दिन तक। पूरा उसमें दिया गया है, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, 30 दिनों का चैलेंज है। उसका भी ई बुक आप लास्ट में मैसेज मिलेगा नंबर, वहां से मैसेज करके उसका ई बुक आप ले सकते हैं। और उसका ई बुक आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं। नंबर 4, अपनी प्रगति का हिसाब रखें। नंबर 5, क्षमा करें और आगे बढ़ें। अगर किसी दिन नियम टूट जाए तो खुद को कोसना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। नंबर 6, छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे चीजों से शुरुआत कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तो एक ही दिन में 6 पैक आपका नहीं बन जाता है, इसलिए छोटे छोटे शुरुआत कीजिए। निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को बेहतर बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा अपने आप में बदलाव लाएं। 1 पेज 2 पेज पढ़ने से शुरुआत कीजिए। ना कहना सीखें, उन चीजों को ना कहें जो आपके लक्ष्य में बाधा है। पर्याप्त नींद लीजिए। नंबर 9, थका हुआ दिमाग अनुशासित नहीं रह सकता, इसलिए पर्याप्त नींद लीजिए। नंबर 10, इनाम दें। छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को शाबाशी दें, इनाम दें। इस प्रकार से गोल सेट कीजिए। अगर मैंने इस किताब को पढ़ लिया, अगर मैंने इस किताब को पढ़ लिया तो मैं यहाँ पर घूमने जाऊंगा। अगर मैंने इस किताब को कंप्लीट कर लिया तो मैं ये मूवी देख सकता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग इस पर फोकस रहेगा। इस किताब को जैसे ही मैं खत्म करूंगा मुझे मूवी देखने को मिलेगा, इसलिए आपका दिमाग इसको पढ़ने पर फोकस होकर पड़ेगा। ये किताब को खत्म कर लूंगा तो यहाँ घूमने जाऊंगा, ये करूंगा। इस प्रकार के गोल सेट कीजिए, अपने दिमाग को मूर्ख बना दीजिए। और चैप्टर नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा यानी कि फाइनेंस का ज्ञान। फाइनेंस मतलब कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे कमाते हैं, पैसे को कैसे मैनेज करना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, पैसे को हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब होता है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी। और आश्चर्य की बात यह है कि जीवन में सफल होने के लिए वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है, अमीर बनने के लिए। और हमारे स्कूल कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी बात नहीं होता है, और यहाँ तक हमारे घर पर भी। इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। और इस किताब के अंदर मैं बार बार इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस किताब के अंदर मैंने वित्तीय नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझाया, इसे आप पढ़ सकते हैं। वैसे इसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ। एसेट और लायबिलिटी के बारे में जानें। सफल लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती है, जबकि आम लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती है। एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा लाती है, और लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। चक्रवृद्धि ब्याज, पैसे को जल्दी निवेश करना शुरू करें ताकि समय के साथ वो बढ़कर विशाल बने, बड़ा बने। वॉरेन बफेट ने सबसे ज्यादा अपना रिटर्न, बिलियनर भी शायद वो 65 की उम्र के बाद बने थे। यह थी कंपाउंडिंग की पावर। अमीर और गरीब मानसिकता, गरीब मानसिकता वाले लोग पैसा आते हैं उसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं। जैसे हमको महीने में पैसा आएगा वो सोचेंगे मैं इस पैसे को कहाँ करूँ, क्या करूँ, मैं क्या खरीदूं, मुझे नया वॉच लेना है, मुझे नया फोन लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे नए कपड़े लेना है। जबकि जब अमीर आदमी के पास पैसा आता है वो देखिए क्या सोचता है, मैं इस पैसे का 10% हिस्सा कहां पर इन्वेस्ट करूं, मैं इस पैसे से मैं क्या क्या सीख सकता हूं, मुझे कौन सा नया चीज सीखना है, मुझे कौन सा स्किल सीखना है, मुझे कौन सा कोर्स करना है, मैं अपने पैसे को कैसे निवेश कर सकता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन अमीर लोग करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को यह बताया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए यहाँ पर 10 स्टेप शेयर किया गया है। मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नोट कीजिए, नोट पेन लेकर नोट कीजिए। नंबर 1, बजट बनाएं, अपने खर्चों का लिखित हिसाब रखिए। नंबर 2, आपातकालिक फंड अपने पास रखिए, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग बचा कर रखें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो 6 महीने आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाए। नंबर 3, कर्ज से बचें, गैर जरूरी चीजों के लिए लोन ना लें। नंबर 4, बचत की आदत बनाएं, अपनी कमाई का लगभग 20% हिस्सा बचाएं। नंबर 5, सीखना जारी रखें,
टैक्स और स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, पैसा कैसे बढ़ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब चीजें सीखना शुरू कीजिए। नंबर 6, आय के कई सारे स्रोत बढ़ाइए, केवल नौकरी पर निर्भर मत रहिए। आज के समय में कई सारे स्रोत बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 7, जरूरतों और चाहतों में फर्क क्लियर कीजिए। जरूरत और दिखावे के बीच बहुत अंतर होता है। जरूरत, अगर आपको कपड़े की जरूरत है, आपके पास कपड़े नहीं है, तो ये जरूरत है, इसे पूरा करना जरूरी है। लेकिन चाहत, मेरे दोस्त के पास ऐसा कपड़ा है, मेरे दोस्त के पास ऐसा घड़ी है, मेरे दोस्त के पास ऐसा फोन है, तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये है चाहत। आपको चाहत पर ध्यान नहीं देना है, जरूरत पर। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मुझे, उसके पास आईफोन है तो मुझे भी आईफोन की जरूरत है, या सिंपल 10,000 15,000 के फोन से काम चल सकता है? अगर चल सकता है तो साधारण फोन से काम चलाइए, क्या जरूरत है आईफोन लेने की? लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या सिक्योरिटी की जरूरत है आपको ज्यादा, तो आईफोन ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो क्या जरूरत है नया कपड़ा लेने की, पुराने कपड़े ही पहनिए। अगर आप मोबाइल से ही टाइम देख सकते हैं तो आपको महंगी घड़ी की आवश्यकता नहीं है, आप सस्ती घड़ी से भी काम चला सकते हैं। अगर नहीं भी है, मेरे जैसा, मेरे पास नहीं है देखिए, तो इससे भी कोई समस्या नहीं है, शो ऑफ करने की समस्या नहीं है। नंबर 8, खुद पर निवेश। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, सीखने पर निवेश कीजिए। और सीखने के लिए मैंने बहुत सारे ई बुक मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे 30 डे चैलेंज का ई बुक, जैसे इस किताब का ई बुक या इस किताब का ई बुक, और मेरा भी कई सारे किताब हैं, उसका भी ई बुक आप ले सकते हैं। तो सीखने पर निवेश कीजिए, ये मत कहिए कि ये बंदा बेच रहा है, मेरे पास है किताब, इस किताब में दम है आपकी लाइफ को बदलने के लिए, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है आप ले या ना ले। खुद पर निवेश कीजिए, अपना स्किल्स बढ़ाइए। नंबर 9, लॉन्ग टर्म विजन। रातों रात आप अमीर नहीं बन पाएंगे, इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन रखिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ काम कीजिए। किसी भी एक लक्ष्य पर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लगाने की सोचिए। ये नहीं कि 1 महीना करके ट्राई करते हैं क्या होता है, 2 महीना करके ट्राई करते हैं क्या होता है। इस माइंडसेट से किसी भी फील्ड में ना जाए। नवल रविकांत, मेरे फेवरेट आदमी, वो कहते हैं कि अगर किसी काम को आप 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं कर सकते हैं, उस काम को आपको 10 महीना भी नहीं करना चाहिए। उस काम को शुरू मत कीजिए, आप किसी भी एक काम को शुरू कीजिए जिसको आप जीवन भर कर सकते हैं, तब आप उस फील्ड के बाप बनेंगे। जैसे फुटबॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेट, विराट कोहली, धोनी, पॉलिटिक्स, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, सिंगिंग, लता मंगेशकर का नाम आता है, डीप थिंकर, ओशो। इसी प्रकार एक फील्ड को चुनिए, उसमें अपना जीवन लगाइए। समीक्षा करें, हर महीने अपने निवेश और खर्चों को जांच करें। नंबर 9 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 9 है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का अर्थ है अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना। सफल लोग भी नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क मतलब एक लाइन में समझिए, रिश्ता बनाना, दोस्ती करना। और असफल लोग भी दोस्ती करते हैं। असफल लोग असफल लोगों से दोस्ती करते हैं, और सफल लोग सफल लोगों से दोस्ती करते हैं, अपने से ज्यादा सफल लोगों से दोस्ती करते हैं। जिम रोहन कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आप जैसे सराउंडिंग में रहेंगे, जैसे सर्कल में रहेंगे, वैसा आपका माइंडसेट बनेगा, वैसा आपका जीवन बनेगा। इसीलिए सफल लोग अपने से ज्यादा सफल लोगों के बीच रहना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसका नॉलेज आपके जैसा है, या आपसे बहुत कम है, या आपसे बहुत खराब, उससे आप क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आप वैसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा नॉलेजेबल है, आपको कुछ सिखा सकता है, उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसीलिए बचपन से यही चीज आपको सिखाया जा रहा है। आपके माता पिता बोलते हैं कि टॉपर बच्चे के साथ दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे बच्चे के साथ बैठो, इससे आपको सीखने को मिलेगा। और ये लाइफ में भी रूल फॉलो होता है। नेटवर्किंग, अपने जैसे लोगों से जुड़िए,
अपने जैसे लोगों की हेल्प कीजिए, वो आपका हेल्प करेंगे और दोनों मिलकर विन विन सिचुएशन, तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो मैं भी जीतूं, इस प्रकार से दोनों लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। नेटवर्किंग की कला में माहिर बनने के 10 तरीके दिए गए हैं, किस प्रकार से आप नेटवर्किंग को बेहतर बना सकते हैं। और जल्दी जल्दी शेयर करूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाना है। नंबर 1, साफ लक्ष्य रखें, जाने कि आप किससे और क्यों जुड़ना चाहते हैं। नंबर 2, मददगार बने, पहले दूसरों की सहायता करें। नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएं, क्योंकि आप जिस प्रकार से बोलते हैं उसी प्रकार से आपके दोस्त बनते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास बनाएं, लोगों से मिले, अच्छे तरीके से मिले, हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि लोग आपको मारेंगे नहीं, पिटेंगे नहीं। नंबर 5, सोशल मीडिया का उपयोग करें और अपने जैसे लोगों से जुड़े। नंबर 6, इवेंट में भाग लें, जैसे सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया, नेटवर्किंग इवेंट हो गया। नंबर 7, याद रखने योग्य बने, कुछ सकारात्मक छाप लोगों के ऊपर छोड़े ताकि वो आपको याद रख पाए। नंबर 8, विविधता केवल अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से जुड़े। नंबर 9, धैर्य रखें, संबंध बनाने में समय लगता है, जल्दबाजी न करें। नंबर 10, कृतज्ञता, जो लोग आपकी मदद करते हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहें। अब चैप्टर नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि खत्म भी करना है इसको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावशाली संवाद यानी कि अच्छे तरीके से लोगों से कैसे बात करें। तो कम्युनिकेशन के ऊपर मैं कुछ पॉइंट आपको शेयर करता हूँ जो मैंने इस किताब में शेयर किया है। इसमें मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन के टेक्निक्स शेयर किए हैं, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो हमेशा यूज होता है और सभी लोग शेयर करते हैं उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, जब भी आप सामने वाला व्यक्ति से मिले उसके बारे में जितना हो सके उतना जानकारी ले लें। नंबर 2, कभी भी आपको उस व्यक्ति से बात करना हो तो बॉडी लैंग्वेज उसके जैसा ही रखें। नंबर 3, उस व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि आप भी उसके जैसा ही हैं, उससे अलग नहीं है, क्योंकि लोग अपने जैसे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। नंबर 4, आई कांटेक्ट का यूज कीजिए, आंख में आंख डालकर बातें कीजिए, उसके फेस पर ताकिए, ये नहीं कि बात कर रहे हैं आप इधर और ताक रहे हैं इधर, तो आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। नंबर 5, आपको अपने चेहरे पर स्माइल रखना है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना है, अच्छे तरीके से बढ़ना है। नंबर 6, आपको तारीफ करना है, आगे वाले व्यक्ति में जो भी अच्छा चीज आपको लग रहा है, उसका बिहेवियर, उसका बात करने का टेक्निक, उसका हेयर स्टाइल, उसका शर्ट, उसकी बड़ाई कीजिए। बड़ाई झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकती है। अब इसमें जो दिया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो 10 टेक्निक्स दिया गया है जिस प्रकार से इसके अनुसार आप कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, श्रोता बने, सामने वाले को सुने ध्यान से। नंबर 3, आत्मविश्वास के साथ बोले। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। नंबर 4, सरल भाषा का प्रयोग करें जो सामने वाला समझ पाए। नंबर 5, सवालों का प्रयोग करें, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सामने वाले से सवाल पूछे क्वेश्चन। नंबर 6, समय का ध्यान रखें। नंबर 7, लिखने की कला सुधारें। नंबर 8, विवादों को शांति से सुलझाएं। नंबर 9, दूसरों की सराहना करें, उनमें जो अच्छी चीजें हैं उसकी तारीफ करें, मैंने अभी शेयर किया आपके साथ। नंबर 10, आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें। जब आप आईने के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे तरीके से आपका संवाद कौशल डेवलप होता है। अब नंबर 11 स्वास्थ्य के बारे में है, हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। और हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर मैंने कई सारे ई बुक तैयार किए गए मैंने हेल्थ और फिटनेस के ऊपर कई सारे ई बुक तैयार किया है। जैसे आप किस प्रकार से मेडिटेशन कर सकते हैं उसके लिए 30 डे का चैलेंज, आप सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे उसके लिए 30 डे का चैलेंज, आप प्राणायाम कैसे करेंगे उसके लिए 30 डे का चैलेंज, रनिंग कैसे करेंगे उसके लिए 30 डे का चैलेंज, और भी मैं हेल्थ के ऊपर 30 डे का चैलेंज बना रहा हूँ। तो लास्ट में नंबर मिलेगा, वहां से आप ई बुक ले सकते हैं उसका। तो हेल्थ के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अच्छे से खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, हेल्थी फूड खाइए। सुबह सुबह चने खा सकते हैं, भिगोए हुए चने खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं, और एक्सरसाइज कीजिए। सुबह सुबह जागिए, शांति जगहों पर घूमिए, पहाड़ों में जाइए, जंगलों में जाइए, मजा जिंदगी का आनंद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए,
शरीर को स्वस्थ रखिए। किसी भी स्पोर्ट में कोई गेम हो, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, किसी भी स्पोर्ट में भाग लीजिए चलिए, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और कुछ नहीं। तो अध्याय नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 12 यानी कि 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में सच में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस किताब में मैंने शेयर किया है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसी से आपको शेयर करूंगा। टाइम मैनेजमेंट इसमें मैंने 17 टेक्निक्स इसमें मैंने शेयर किया है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग इस किताब के अनुसार, इसी किताब के अनुसार बढ़ते हैं। इस किताब को भी इसका ई बुक आप ले लीजिएगा, जरूरी है। 80-20 रूल के बारे में बात किया गया है। पेरेटो प्रिंसिपल। 20% वैसे काम होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% वैसे काम होते हैं जो केवल 20% रिजल्ट देते हैं। इसीलिए 20% वैसे काम जो 80% रिजल्ट दे रहे हैं, उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जरूरी और महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले कीजिए। टालम टोल को बंद कीजिए और जो भी काम जरूरी है उसको आप कीजिए। अब समय के मालिक बनने के 10 तरीके। टू डू लिस्ट बनाइए। प्राथमिकता, किस काम को पहले करना है यह निर्धारित कीजिए। डेडलाइन तय कीजिए कब उसको करना है। मल्टीटास्किंग बंद कीजिए। डिस्ट्रैक्शन को बंद कीजिए। छोटे ब्रेक लीजिए। इस प्रकार के 10 टेक्निक्स हैं। और नंबर 13 है दान देने की शक्ति के बारे में है। यानी कि जब आप सोसाइटी में कुछ डोनेशन देते हैं, किसी की मदद करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। और मैं भी मानता हूं कि अगर आप इतने योग्य हैं, अगर आपको परमात्मा ने इतना योग्य बनाया है, तो आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाइए, उसकी मदद कीजिए। उसको आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर उतना भी नहीं है तो आप ये किताब खरीद कर, इसका 10 कॉपी 20 कॉपी खरीद कर किसी बच्चे को बांट सकते हैं जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उसको किताब ये दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 13 हैबिट सेल्फ मेड मिलियनर के, जो सभी सेल्फ मेड मिलियनर के अंदर होता है। अगर इन सभी को अगर आपने भी अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप भी सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका ई बुक या इस किताब का ई बुक या जितने भी मैंने बतलाया, हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, या रनिंग हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, उसके ऊपर जो मैंने कोर्स बनाया है 30 डे का, उसका ई बुक मैंने तैयार किया है, उसको भी आप ले सकते हैं, या इसका भी ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर को मैसेज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी किताब होगा, जिसका भी समरी आप चाहते हैं कि मैं अच्छे तरीके से क्रिएट करूं, लंबे तरीके से, विस्तार से हर एक चैप्टर का, तो कमेंट बॉक्स में उस किताब का नाम लिखिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।